blood population. So one should say blood coagulation. What do you mean by this? Coagulation. This blood coagulation is basically known as blood clotting also. क्लॉटिंग, इसको ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। और यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इट इज दैट प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड, इट इज द प्रोसेस by which blood changes from a liquid state, from a liquid to a gel, यानी semi-solid state initial. Later on, this gel will be modified. Okay, तो ये जेल जो है और ज्यादा कठोर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है by other factors. So in this, it is the process by which blood changes from a liquid to a gel, semi-solid. आप देखोगे तुरंत ताजा ताजा घाव बना है तो पहले हल्का रहता है, क्लॉट. Okay, semi-solid. Okay, and this is the clot. This gel is clot. Forming a clot. Okay, there is a process which is called hemostasis. This process, it is the process of, मतलब कहिए कि total process है. It is the process of the whole process of the cessation of blood loss from a damaged vessel, and then followed by the repair of those blood vessels and the tissues nearby. So this process, hemostasis, involves blood clotting, plus repair, both. ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। हेमोस्टेसिस जो है आपका ब्लड का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करने का पूरा प्रोसेस है. सपोज करो कि कहीं कोई वर्क हो रहा है, जैसे सड़क के किनारे पानी का पाइप डाला जा रहा है नल जल योजना में, तो क्या किया, सड़क को खोद दिया. ओके, उसके बाद नल डाल, उसमें पाइप डाल दिया. अब उसके बाद उसको रिपेयर भी करना है. पहले वो रोड था कंक्रीट, उसको जेसीबी से खोद दिया पाइप बिछाने के लिए, उसको रिपेयर भी करना है. ये पूरा प्रोसेस होगा तभी फिर अच्छे से ये फैसिलिटी स्थापित की हुई मानी जा सकती है. आधा अधूरा काम करके जैसे तैसे करके चला जाता है. ओके, लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं करता है. जब इंजरी होती है तो पहला तो काम यह है कि उस इंजर्ड साइड से, क्योंकि वहां पर ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज भी डैमेज्ड हो गए हैं. पूरा स्किन के नीचे ब्लड कैपिलरीज है,
डैमेज हो गया है दो ब्लड कैपिलरीज, तो उन ब्लड कैपिलरीज से फिर ब्लड, उसका डायमीटर ब्लड कैपिलरीज का इतना पतला है, फिर भी at a one time one RBC cell can pass through. This much is the diameter of capillary, इतना पतला है। तो इस ब्लड कैपिलरीज जो डैमेज हुआ, इससे ब्लड आरबीसी आए और उससे फिर ब्लड लॉस होगा। तो उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए ये सारे, सबसे पहला तो जरूरी है कि उसको सील करो। कहीं पाइप फट गया तो सबसे पहले उसको सील करो, उसके बाद उसको फिर बाद में रिपेयर करो। पहले लीकेज को रोको, तो पहला काम है लीकेज को रोकना, उसके बाद रिपेयर करना। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोस्टेसिस। इसमें लीकेज को रोकना, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। लीकेज को, ब्लड के लॉस को हमने, हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है। और यह मैकेनिज्म, ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म, इवोल्यूशन में काफी पहले आ गया। सब ब्लड आया तभी यह भी मैकेनिज्म आया साथ, नहीं तो ब्लड फिर नहीं, मतलब इवोल्यूशन वो फिर सक्सेसफुल नहीं होता ये मैकेनिज्म ब्लड के थ्रू। ओके, कोई दूसरा स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है इवोल्यूशन में उस लिनिएज को। तो ब्लड भी आया तो साथ में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी इवॉल्व हुए। एंड this mechanism is highly conserved and it is best studied in the reference of man. तो अभी हम जो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म बताएंगे आपको, वो सब ह्यूमंस के संदर्भ में। ओके स्टूडेंट, so we will focus on this part only, blood clotting. This repair is not in your syllabus. Okay, तो हम रिपेयर में टिश्यू इंजीनियरिंग होता है, ओके, कोलेजन नेटवर्क का फिर विकास होता है, ग्रोथ फैक्टर आता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, ओके, जिससे नया टिश्यू वहां पर बन जाएगा। ठीक है, जितना अच्छे से रिपेयर होगा उतना ही कम स्कार का फॉर्मेशन होगा। वो इंजर्ड प्लेस से घाव के निशान गायब हो जाएंगे अगर अच्छे से रिपेयर हुआ तो। और इंजरी जितना डीप होगा उतना रिपेयर अच्छा से नहीं होगा। ओके, चलिए, वी विल फोकस ऑन ब्लड क्लॉटिंग। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Okay, so now we will start this blood clotting mechanism. और ये मैकेनिज्म में काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। okay? तो पहले आप ये समझिए कि ब्लड क्लॉटिंग के जो इवेंट्स है, क्लॉट के फॉर्मेशन का बनना, फाइनल क्या है? फाइनल आपको क्या मिला? ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट को बनने में कई सारे प्रोसेसेस हुए, कई सारी प्रक्रियाएं हुई। तब जाकर के ये ब्लड क्लॉट बना। सवाल उठता है ये इनिशिएशन इसका कैसे हुआ, शुरुआत कहां से हुई? अभी आएंगे। अभी हम आपको बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि प्लेटलेट का नाम आपने सुना होगा। प्लेटलेट्स सुने हैं नाम? हेलो,
नहीं सुना है नाम प्लेटलेट्स का? डोंट से मी। हाँ सुना है सर। करते हैं, पहले बता देते हैं इनिशिएशन कैसे होता है, उसके बाद हम उसको सीरीज में बताएंगे। पहले देखिए इनिशिएशन के लिए जरूरी क्यों इनिशिएशन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की कब जरूरत पड़ेगी, जब इंजरी होगी इसकी ब्लड वेसल्स की, टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल, टिश्यू इंजर्ड हुआ, टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल भी इंजर्ड हुआ। ओके, तो ब्लड वेसल जब इंजर्ड हुआ तो अब ब्लड इंजर्ड साइड से, मतलब ब्लड वेसल से निकल के, कैपिलरी से निकल के ब्लड विल कम इनटू द नियर बाय टिश्यूज। रप्चर हुआ ब्लड वेसल, यहाँ पर बगल में जो टिश्यूज हैं उनके सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, blood has come into the tissue spaces, tissue space in the tissue. Okay, और यह ब्लड अपने साथ अपने सारे अवयवों को लेकर के आएगा। भले ही कम मात्रा में आया, थोड़ा या ज्यादा मात्रा में आया, डिपेंड किया कैसा इंजरी हुआ है, लेकिन जो ब्लड आया वो अपने साथ अपने सारे कंपोनेंट्स को लेके आया इन टिश्यू स्पेस। ब्लड का कंपोनेंट्स में प्लेटलेट भी है। ब्लड में क्या है, सेलुलर कंपोनेंट्स एंड प्रोटीन कंपोनेंट्स। ब्लड में सेल्स है और प्रोटीन्स है। सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, platelets. Although these are dead cells, but still these are the particles. Okay, cellular components, and proteins are dissolved in the dissolved state. They are present. Many proteins are present in the zymogen state. जैसे कि बहुत तरह के क्लास ऑफ प्रोटीन दे आर प्रेजेंट इन zymogen state. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन द zymogen state. ये आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के जो बताएंगे अभी आपको फैक्टर्स। Those factors are basically serine protease when they are activated. Okay, but in inactivated state, they are present in the inactivated state in the blood. So they are zymogens. Factors involved in the blood clotting, they are present as zymogens in the blood. Okay, plasma in the dissolved state. तो ये अपने साथ सारे अवयवों को लेकर आया टिश्यू स्पेस में। जब इंजुरी हुई तो किसकी इंजुरी हुई, इंडोथेलियम बोलते हैं ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग। ठीक, अब इंडोथेलियम रप्चर हुआ, उसके थ्रू ब्लड हैज कम इनटू द टिश्यू स्पेस। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में स्टूडेंट्स? नो सर। तो इसके साथ क्या क्या आए, प्लेटलेट्स आए। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व। किसका काम है, प्लेटलेट्स का काम है। और फिर ये zymogens का काम है। कोफैक्टर जो zymogen एक जनरल टर्म है, वो सारे प्रोटीन्स जो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट हो पहले वो zymogens कहलाते हैं। बाद में किसी प्रोटीएज के एक्शन से वह इनएक्टिव स्टेट, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो क्लीव कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और जो टूटा हुआ जो बड़ा फ्रेगमेंट होता है वो एक्टिव होता है एक्चुअली। तो काट के निकाल दिया छोटा फ्रेगमेंट जिसे, और जो बड़ा टुकड़ा बचा वो एक्टिव एंजाइम है, और फिर वो आगे वाले इनएक्टिव zymogen को फिर उसको क्लीव कर देगा, तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा। फिर इस तरह से कैस्केड होता है। ओके, एक एक्टिव एंजाइम दूसरे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाता है, फिर वह एक्टिव बन गया तो तीसरे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाएगा।
and this cascade goes on. Okay. और अपने साथ ये प्लेटलेट्स फैक्टर्स लेके आएंगे, कोगुलेशन फैक्टर्स। जैसे कि फैक्टर 7, जो भी कोगुलेशन फैक्टर्स उसको रोमन से डिनोट करते हैं, फैक्टर 7। सबसे पहला कोगुलेशन फैक्टर है जो which comes into the action first. This is the factor 7. फिर कई सारे फैक्टर्स हैं, अब इम्पोर्टेंट वाले लिख लेते हैं, पूरा बताएंगे। जैसे फैक्टर 10 है, फैक्टर 9 है, ओके। फैक्टर 13 12 तो बाद में आता है। फैक्टर 9, फैक्टर 10 सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल रोल है। फैक्टर 9, फैक्टर 11 इंट्रिंसिक पाथवे का है, ओके। लाइक दिस ये सारे फैक्टर्स आए। प्रोथ्रोम्बिन आया। इस तरह से ये प्रोथ्रोम्बिन कोगुलेशन फैक्टर है, ओके। ये फैक्टर्स आए, ओके। अब ये फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए। कैसे, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मिटा दें। दिक्कत यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही है क्या? शांत बैठा है। यस सर। हाँ जी। समझ में आ रहा है? यस सर। This cascade or this coagulation cascade, it begins instantly, तुरंत ही शुरू हो जाता है after the injury. That is when the injury to the endothelium lining has happened. किसी ब्लड वेसल के, अगर मोटा ब्लड वेसल है, बड़ा ब्लड वेसल है, तो उसमें कई सारे सेल्स के लेयर हैं, और जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। इसलिए इसके डैमेज होने से कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट। आप सीधे लिखोगे कर देते हैं। Tissue damage has resulted into the blood vessel damage. This has resulted into leaking of blood into tissue space, which results in the accumulation of platelets and factor 7 into tissue space। एंड के बाद फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर 7। तो 7 क्या है? फैक्टर 7 के आगे फैक्टर। ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट?
Yes. Yes. Here you can see that the exposure of blood to the subendothelial space. Subendothelial space कहने का मतलब हुआ एंडोथेलियम के क्रॉस करने के बाद, डैमेज के बाद, that space, that is the tissue space. इनमें बहुत सारे चेंजेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। और मुख्यतः दो तरह के चेंजेज होते हैं, जिसमें से एक चेंज जो है आपका प्लेटलेट्स के साथ होता है, प्लेटलेट्स दूसरा चेंजेज फाइब्रिन प्रोटीन के साथ होता है, ओके। और ये दोनों चेंज मिलके टू टाइप्स ऑफ चेंजेज, कब हो रहा है ये चेंजेस? When the leaking of blood is there in the tissue space, at this stage, these changes are happening in platelets and fibrin. प्लेटलेट्स में क्या, फाइब्रिन पर हम आएंगे बाद में। तो प्लेटलेट्स में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये कोगुलेशन कैस्केड शुरू हो जाता है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक। तो ये चेंज की वजह से कोगुलेशन आपका प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, अल्टीमेटली प्लेटलेट एक्टिवेट्स। प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद प्लेटलेट प्लग बनता है, और ये प्लेटलेट, छोटा सा प्लेटलेट प्लग, ये कोगुलेशन पाथवे को एक्टिवेट करते रहता है, कैस्केड को, ठीक है। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट, it continuously activates. Activated platelets then binds with factor 7A. Factor 7. बाइंड होने के बाद फैक्टर 7 कहलाता है, ये चूंकि एक चीज और है यहाँ पर, टिश्यू स्पेस में there is a presence of one tissue factor. This tissue factor is released when platelet is activated. Okay. Then ये टिश्यू फैक्टर किससे रिलीज हुआ? जो टिश्यू स्पेस में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है उसके द्वारा। तो ये टिश्यू के, इसका लोकेशन टिश्यू में है, टिश्यू फैक्टर का, इस टिश्यू फैक्टर का TF से डिनोट करते हैं। इस TF के रिलीज में एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का रोल है। प्लेटलेट एक्टिवेट होगा, देन टिश्यू फैक्टर विल बी रिलीज्ड। After the tissue factor is released, this tissue factor binds with factor 7A, factor 7. Then it becomes TF7A. A stands for activated. Now this complex is activated. Okay. And this behaves as an enzyme, this complex, which will initiate further
कोगुलेशन कास्केड पाथवेज। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। क्या होगा नेक्स्ट इवेंट? दिस इज द स्टेप 1। इसको आप कह लीजिए ब्लड कोगुलेशन को अगर हम अध्ययन करें तो कई भागों 3 भाग में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए which is the initiation। पार्ट बी, यहां तक हो गया इनिशिएशन। पार्ट बी इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसको हम टिश्यू फैक्टर पाथवे भी कहते हैं। टिश्यू फैक्टर pathway, and there is one more pathway which is called as intrinsic pathway। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे। and the part C is आपका कॉमन एक्टिवेशन तो हो गया ना। पार्ट सी इज फाइनल कॉमन पाथवे। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे, आसानी से सब समझा देंगे। इनिशिएशन जो है वो हुआ आपका यहाँ तक। When the platelet is activated till here, accumulation of platelets and factor 7 into tissue space. Here the platelet at this stage, platelet will be activated. तो यहां तक हो गया आपका पार्ट ए। After this activation, the platelet activation, this will release tissue factor. Activated platelet aggregated in the tissue space, only in the tissue space. It will stimulate the fibroblast, nearby fibroblast cells to release, secrete and release tissue factor। ब्लड वेसल के अंदर ना टिश्यू फैक्टर हो सकता है, ना फाइब्रोब्लास्ट आ सकता है, ना वहां प्लेटलेट एक्टिवेट हो सकता है। अगर एक्टिवेटेड प्लेटलेट गलती से ब्लड वेसल के अंदर है भी तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बन सकता है। ब्लड क्लॉट का ब्लड वेसल के अंदर बनना इज वेरी डेंजरस। इट इज एन अनवांटेड सिचुएशन and it will lead into serious problem if it happens. It will, blockage can happen, thrombosis बोलते हैं उसको, cardiac arrest may take place. So that is not required. वो बहुत हमको वो अवॉइड करना है। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब ब्लड वेसल इंजोर हो जाए और खून बाहर आए तभी क्लॉट बने, वो भी बाहर, ब्लड वेसल के अंदर नहीं। तो ये इस ब्यूटीफुल तरीके से एक्टिवेट हुआ कि प्लेटलेट डैमेज होने के बाद प्लेटलेट्स आएंगे टिश्यू स्पेस में, एग्रीगेट होंगे, वहां पर प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे
ओके, प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद वही के नियर बाय सेल से ही टिश्यू फैक्टर निकलेगा, और यह टिश्यू फैक्टर जब फैक्टर 7A से बाइंड करेगा, फैक्टर 7A कहाँ था, फैक्टर 7 कहाँ था, ब्लड में, इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड एज ए जाइमोजेन. A factor 7 has come in the tissue space along with this leaking blood, and factor 7 level is high in the blood, and now factor 7 has come. So factor 7 forms the complex with this tissue factor, and now factor 7 is also modified. So now this whole complex behaves as an enzyme. Okay, so after this is part of the extrinsic pathway. इसके बाद पाथवे शुरू हो जाना है. तो एक्टिवेशन के बाद या तो एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे, दोनों पाथवे के द्वारा ब्लड कोगुलेशन अचीव किया जा सकता है, और फाइनल पाथवे जो है वो कॉमन पाथवे है. दोनों पाथवे मर्ज कर गया, फिर कॉमन पाथवे, और फाइनल कॉमन पाथवे एंड हुआ, लास्ट में हमको क्या मिला, फाइब्रिन, which is the clot, blood clot. ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मैं सोचता हूँ नीचे से शुरू करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ, अभी ऊपर का एक्टिवेशन बता दिए, थोड़ा सा घुस गए अंदर, ये पार्ट बी पर आएंगे बीच में पाथ में. पहले फाइनल कॉमन पाथवे. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? Yes. Yes, sir. ओके, देखिए फाइनल कॉमन पाथवे में क्या होता है, बहुत सिंपल है. इसमें बेसिकली हम उल्टा चलेंगे. सबसे पहले क्या बन रहा है हमारा, स्टेबल, बहुत सारा स्पेस का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर सारा पाथवे को कनेक्ट करने के लिए बिना मिटाए. तो मैं कोशिश करूंगा सारे कॉर्नर्स को यूज करने का. स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट, ये लास्ट प्रोडक्ट है ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म का.